ये वाला मेंस में भी है, तो मेंस के अंदर डिटॉल लगाना पड़ेगा, जलन होगी, सेवलॉन में काम नहीं चलेगा। चलो, दानियाल एक नाम था और एक नाम था मुराद, और एक था सलीम अनारकली वाला। तो दानियाल और मुराद की डेथ पहले ही हो गई थी, इस वजह से वॉर ऑफ सक्सेशन या सक्सेशन वाला मामला कुछ नहीं बचा था। 36 साल की उम्र में जहांगीर बाबा राजा बनते हैं, और इनकी मदर कौन थी, उनका नाम क्या था? सलीम की माँ का नाम मरियम उस जमानी, तो वो ही नाम लेना है ना, ठीक है। इसके बारे में कहा जाता है जहांगीर को ही वॉज अ मिक्स ऑफ टू ऑपोजिट्स, मिक्सचर ऑफ टू ऑपोजिट्स के बारे में बात की गई है। भीमनेर में डेथ होती है 28 अक्टूबर को 1627 में, एंड ही इज बरीड एट शाहदरा नियर लाहौर। हुमायूं इज बरीड एट आयुषी, शाबाश, पीठ थपथपाना उसकी और तुम उसकी। हुमायूं बरीड एट, मैडम बाबर इज बरीड एट, पीठ थपथपाना, अपनों को पता है? ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है प्री का। बाबर काबुल, हुमायूं दिल्ली, अकबर सिकंदराबाद नहीं, सिकंदराबाद हैदराबाद के पास है। क्या करते हो तुम? सिकंदरा, जहांगीर लाहौर, शाहदरा, शाहजहां हाय 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 हाय, क्या बात है। ओके, औरंगजेब। अब सबकी डेथ बताओ। बाबर की डेथ कहाँ हुई थी? हुमायूं की डेथ दिल्ली में हुई थी। बाबर की डेथ, हुमायूं की डेथ दिल्ली, अकबर की डेथ आगरा, जहांगीर की डेथ लाहौर के पास, शाहजहां की डेथ आगरा, औरंगजेब की डेथ। सवाल एक ही है, औरंगजेब की डेथ। औरंगजेब की डेथ बताओ। चेतना, गुड मॉर्निंग, कैसी हो? ठीक नहीं है? क्या कर सकता हूँ तेरे लिए? मैंने जो तुम्हें बोला डॉक्टर को विजिट करने को, डॉक्टर को विजिट करो। औरंगजेब की डेथ अकबर, औरंगजेब इज बरीड एट, नहीं पूछ रहा हूँ, औरंगजेब डाइड एट। कहाँ? फिर से देखो, औरंगजेब डाइड एट, है ना? ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। टाइटल लेता है नूरुद्दीन जहांगीर, इसके ऊपर अपनों ने बात करी थी। इसके दो भाई थे, मुराद और दानियाल, एंड ही वॉज मैरिड टू मानबाई। मानबाई राजा भगवान दास ऑफ आमेर की बेटी थी। तो और जोधाबाई राजा उदय सिंह की बेटी थी, जो जोधपुर के थे। 1599 के अंदर हमने एक रिवोल्ट की बात करी थी, जब डेक्कन एक्सपेडिशन चल रहा होता है अकबर का, और अकबर की फोर्सेस अहमदनगर को आधा कॉन्कर कर चुकी होती हैं। तब सलीम की वजह से, इस रिलेशन की वजह से, जो इसने रिवोल्ट किया था उसकी वजह से सारी फोर्सेस वापस आ जाती हैं और वो एक्सपेडिशन अधूरा रह जाता है। और इसने उस टाइम पर बुंदेला राजाओं के साथ मिलकर अबुल फजल की हत्या करवाई होती है 1602 के अंदर। राजा मान सिंह और मिर्ज़ा अजीज़ कोका, ये दो बड़े लोग हुआ करते थे जो अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे। अकबर के मेजर लोग हुआ करते थे, राजा मान सिंह और मिर्ज़ा अजीज़ कोका। इसका एक पुत्र था, उसका नाम था खुसरो, जहांगीर का। तो जब अकबर मरने वाला था तो लोगों ने कहा कि जहांगीर को नहीं बनाना, सलीम को नहीं बनाना है राजा, राजा बनाएंगे खुसरो को। खुसरो जो इसका पुत्र है, ये वो वाला काम था, क्वीन एलिजाबेथ को हटा दो, मतलब क्वीन एलिजाबेथ के बाद अभी जो चल रही हैं, एलिजाबेथ के बाद चार्ल्स को हटा दो, दूसरे को विलियम्स को बना दो, वो वाला काम था। खुसरो के ससुर थे मिर्जा अजीज कोका, और राजा मान सिंह इसके मामा थे। इन दोनों ने ये कहा कि ये
बनना चाहिए। बट फाइनली अल्टीमेटली जहांगीर दैट इज सलीम को बना दिया जाता है। अब सलीम जब राजा बनता है तो इनिशियल फेज और लेटर फेज यानी जितने भी जब भी ये प्रिंसेस रहे हैं तो इनके काम बहुत वेलर वाले हैं, बहुत सारी लड़ाइयों बैटलों में इन्होंने हिस्सा लिया होता है। राजा बनने के बाद इनके पास जब पूरी अथॉरिटी आ जाती तब क्या करना है वो वाला काम खड़ा होता है। सो जस्टिस के ऊपर पहला काम करना शुरू करता है कि जस्टिस शुड बी इजीली एक्सेसिबल टू ईच एंड एवरी पर्सन, हर एक इंसान के पास जस्टिस मिलना चाहिए। सो आगरा का किला है, आगरा के किले के अंदर इसने 60 घंटियां लगवाई और उनके साथ चेन डलवा दी। उसे जस्टिस की चेन कहा जाता था। कोई भी जाएगा जिसको जस्टिस चाहिए वो घंटी बजा के राजा से फरियाद कर सकता था। दैट इज कौन सा नंबर है हमारा? 118 108 118 सीएम हेल्पलाइन है ना। वो क्या है? वो उसी तरह का काम था जो जहांगीर ने उस टाइम पे शुरू किया था। इसने पुराने सिस्टम के ऊपर जो सराय चल रही थी, सराय का सिस्टम हुआ करता था सड़कों के ऊपर, सराय को डेवलप कराया, अलग अलग जगह पर वेल्स खुदवाने चालू करे। जहां उसको लगता था कि हाँ यहाँ पानी की कमी है, वहां सरकारी खजाने से वेल्स खुदवाता था। सीवियर पनिशमेंट जो हुआ करता था, नाक काट देना, कान काटना, हाथ काट देना सजा के तौर पे, वो बंद कर देता है। ओके, मैसेज भेज दूं मैं कॉल को। ओके, सो एस्पेक्ट ये था कि जो पुराने सजा होती थी पुरानी तरह की, उस सजा को इसने खत्म कर दिया और नॉर्मलाइजेशन चालू कर दिया। पहले की हिस्ट्री के अंदर जो दिल्ली सल्तनत वाला टाइम पीरियड था उसमें भी हमको पता चलता है हार्श एस्पेक्ट्स ऑफ बलबन वेयर रिमूव पनिशमेंट के तौर पे। तो जहांगीर ये काम करता है। देन दारू का मैन्युफैक्चरिंग और उसकी बिक्री पे कंप्लीट प्रोहिबिशन लगा देता है। जो प्रोहिबिशन हमारे गुजरात के अंदर आज है या हमारे बिहार में आज है वो पहले ये लगा चुके थे ऑल ओवर इनके एरियाज के अंदर। देन जितने अनफेयर टैक्सेस होते थे, अकबर ने 2 मेजर टैक्सेस अबॉलिश किए थे, जहांगीर ने और भी टैक्सेस अबॉलिश कर दिए थे। फिर अलग अलग जगहों पे बड़े शहरों के अंदर इसने हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश किए थे। तो यहाँ से इसका सोशल एस्पेक्ट दिखना चालू होता है कि इसने सोसाइटी के लिए कितने काम किए हैं। देन स्लॉटर ऑफ एनिमल्स जो पहले से चल रहा था अकबर के टाइम से, वही पॉलिसी कंटिन्यू रहती है। स्लॉटर ऑफ एनिमल्स वाज प्रोहिबिटेड एट सर्टेन डेज। आज भी हमारे यहाँ ड्राई डेज चलते हैं जिसके अंदर स्लॉटर ऑफ एनिमल इज प्रोहिबिटेड। उस दिन दारू की दुकान भी बंद होती है। देन प्रोहिबिशन ऑन मैरिज ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर्स इन परगना। ये एडमिनिस्ट्रेटिव था कि परगना के अंदर कोई रेवेन्यू कलेक्टर की पोस्टिंग अगर की गई है तो वो उस परगना में शादी नहीं कर सकता था। अब इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था खुसरो, जिसके मामा जी जो थे वो मान सिंह थे और ससुर साहब जो थे वो मिर्ज़ा अजीज़ कोका थे। ये रिवोल्ट करता है जहांगीर के टाइम पर, एंड दैट रिवोल्ट था 1606 का, और वो उसी टाइम पर होता है जब अकबर की डेथ हुई है 1605 के अंदर। अब राजा किसको बनना है, तो ये भाग के पहुंचते हैं तरन तारन में, और तरन तारन में उस समय गुरु अर्जुन देव थे। उनके शरण में पहुंच जाते हैं। गुरु जी से कहा जाता है इसे दे दो, गुरु जी मना कर देते हैं। फिर बोलते हैं हम आप पे दंड लगाएंगे, इतना दंड दो नहीं तो हम आपको मार देंगे। वो दंड नहीं देते हैं। तो जहांगीर बिकेम द फर्स्ट टू स्लॉटर या टू किल वन ऑफ द सिख गुरुज। यहाँ पर चेनाब नदी के पास में इनको हरा दिया जाता है। 2 लाख रुपए का फाइन लगाया जाता है, नहीं देते हैं। एंड खुसरो फिर बाद में ग्वालियर के किले में कैद कर दिए जाते हैं। जहांगीर का एक और पुत्र था खुर्रम 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 खुर्रम, लिज्जत पापड़ का ऐड आता था ना, खुर्रम खुर्रम। एक खुर्रम था, एक खुसरो था, खुशरो। तो खुशरो ने क्या करा, अगेंस्ट चला गया। तो खुर्रम भैया ने कहा कि ठीक है, ग्वालियर के किले में इसको अंधा कर दिया जाता है और बाद में इसकी हत्या कर देता है। तो भाई की हत्या भाई करता है। सो खुशरो की हत्या खुर्रम कर देता है। बंगाल के अंदर 14 और 15 में 1614-1615 के अंदर उस्मान खान अफगान की ये हत्या करवा देता है, मार दिए जाते हैं। वहाँ रिवोल्ट होता है 1615 में और ये कैप्चर कर लेता है वापस से। इसी बीच में जब रिवोल्ट्स की बात आती है तो एक और रिवोल्ट होता है जो मेवाड़ के अंदर चलता है 1605, 1608, 1609 और फाइनली 1614 में प्रिंस खुर्रम जाके इन सब जगहों पर लड़ाई करते हैं और अमर सिंह से एक ट्रीटी साइन करते हैं। अमर सिंह सरेंडर नहीं करते। राणा सांगा वाला काम चल रहा है, उदय सिंह वाला काम चल रहा है, अमर सिंह आएंगे, महाराणा प्रताप आएंगे। अमर सिंह के बाद फिर जो पुत्र होंगे वो सरेंडर करके फिर इसमें आ जाएंगे। तो अकबर के टाइम तक मेवाड़ इनके हाथ में नहीं था। 1615 के अंदर ट्रीटी हो जाती है और सारी एरियाज उनको दे दिए जाते हैं अमर सिंह जी को, और अमर सिंह इसके अंडर आ जाते हैं।
देन डेक्कन पॉलिसी के कैंपेन, आपको याद होगा कि अकबर ने शुरू किया था, 4 स्टेट्स को डिप्लोमेटिक मिशन भेजे थे, और जब सलीम का रिवोल्ट होता है तो उन मिशंस को वापस ले लिया जाता है। अकबर का कॉन्क्वेस्ट था 1600 के अंदर, अहमदनगर का एक हिस्सा जीत चुका था, 1601 के अंदर खानदेश को ख़त्म कर देता है। उसके बाद में 1608 में एक मलिक अंबर, मैंने कल बात करी थी कि यहाँ पर फॉरेनर्स बहुत हुआ करते थे, मलिक अंबर जो थे वो अबिसिनियन प्राइम मिनिस्टर थे, अफ्रीकन थे, और ये स्ट्रेंथन कर देता है, और जब तक वो जिंदा रहता है तब तक अहमदनगर को ये जीत नहीं पाते हैं। तो अल्टीमेटली इनको मार दिया जाता है। और इसकी एक पेंटिंग है जहांगीर की जिसमें वो भाले के ऊपर उसकी मुंडी को बताया गया है और जहांगीर उसके ऊपर तीर चला रहा है, शायद ऑनलाइन मिल जाएगी, देख लेना। मलिक अंबर एक बड़ा नाम था। जैसे ही मलिक अंबर का फॉल होता है, अहमदनगर के ऊपर इनकी कॉन्क्वेस्ट पूरी हो जाती है। 1617 तक आते आते प्रिंस खुर्रम यहाँ पर एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं और अहमदनगर इनके कंट्रोल में आ जाता है। साउथ के अंदर इनकी एंट्री काफ़ी हो जाती है और गोदावरी तक इनका एरिया कंफर्म हो जाता है। कांगड़ा के अंदर एक रिवोल्ट होता है, अगेन खुर्रम जाता है और 14 महीने के सीज के बाद जीत कर आता है। कांधार इसी टाइम पर, आपको याद होगा अकबर के टाइम पर कांधार के गवर्नर थे, उन्होंने कांधार को सरेंडर कर दिया था। पर्शिया के शाह उनका एरिया हुआ करता है। जब देखते हैं कि अकबर की डेथ हो गई है, एक पावरफुल राजा चला गया है, कांधार के ऊपर शाह ऑफ पर्शिया अटैक करते हैं और वापस से कांधार को जीत लेते हैं। तो इनके हाथ से कांधार चला जाता है। दैट इज शाह अब्बास, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था कि शाह अब्बास द ग्रेट जो अकबर के कंटेम्प्रेरी थे, उनसे भी तगड़ा था अकबर। और फिर खुर्रम रिवोल्ट करते हैं। होता यह है, एक कहानी में अनारकली वाली, अकबर चुनवाते नहीं हैं, अकबर भेज देते हैं और वो कन्या अफगान एक नोबल के साथ शादी करा देते हैं। वो बिहार में पोस्टेड रहता है, बाद में उसकी डेथ हो जाती है और वो जहांगीर के साथ शादी कर लेती है। बाद में जहांगीर उसे पहला टाइटल देता है नूर महल का और बाद में उसे टाइटल देता है नूर जहां का। जहांगीर की शादी के बाद में जो पहले हमने सोशल रिफॉर्म्स वगैरह देखे हैं, उसके बाद टोटल जहांगीर सेकेंडरी हो जाता है और नूर जहां का राज चलना चालू होता है। नूर जहां का जो रीन है या रूल कहा गया है, वो ऐसी पावरफुल महिला थी जिसने अपने खुद के फरमान निकाले हैं अपने खुद के नाम से। बाकी सारी रानियों का आप इतना ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं देखोगे। उसी तरह से जैसे दिल्ली सल्तनत के अंदर हम लोग सिर्फ एक मेजर नाम देखते हैं रज़िया सुल्तान का, दूसरा एक नाम हमको मिलता है देवल रानी का, बिकॉज शी वॉज यूज्ड और मिसयूज्ड फॉर पर्पज ऑफ थ्रोन कैप्चरिंग। तो यहाँ नूर जहाँ जब पावरफुल होना चालू होती है तब इसके रिलेशन बिगड़ जाते हैं खुर्रम के साथ। तो नूर जहाँ का एक और पुत्र रहता है जिसे वो प्रमोट करती है सिंहासन के लिए। तो खुर्रम रिवोल्ट कर देते हैं 1623-1625 के अंदर और इन्हीं के साथ में बेसिकली नुसरत खान थे, नुसरत खान, ये खुर्रम के अगेंस्ट हो जाते हैं एंड ही वाज सेंट टू डेक्कन। साउथ को कंट्रोल करने के लिए इसको वहाँ भेज दिया जाता है। एक महाबत खान करके जनरल हुआ करते थे, बहुत तगड़े जनरल थे जहांगीर के, ये भी रिवोल्ट करते हैं 1626 के अंदर और ये सबसे ज़्यादा कह सकते हो लॉयल बंदा था महाबत खान। ये रिवोल्ट करता है और ये भी साउथ चले जाता है। अब साउथ में 2 रिवोल्ट करने वाले बैठे हुए हैं, एक है खुर्रम और दूसरा है महाबत खान, और दोनों ने जो अपना रिवोल्ट किया था उसके पीछे एक ही कारण था कि दे वेर अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ नूर जहां। देन बाद में सरेंडर कर देते हैं। ही वॉज ऑल्सो सेंट टू डेक्कन और फिर बाद में ये खुर्रम के साथ जुड़ जाता है। ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पर 1600 के अंदर 1599-1600 के अंदर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से देते हैं, ये बन चुकी है और इसके लोग इंडिया आ चुके हैं। सबसे पहला बंदा यहाँ पर इसके टाइम पीरियड पे आता है जहांगीर के टाइम पीरियड पर विद अ प्रपोजल। एक राजा ने भेजा होता है विलियम हॉकिंस, ये किंग जेम्स फर्स्ट के थ्रू आता है और ये मांगने आता है कि भैया हमको यहाँ पर जगह दे दो, हमें टेरिटरी दे दो सूरत में, ताकि हम अपनी ट्रेड शुरू कर सकें। इसको इसलिए भेजा गया था क्योंकि ये पर्शियन का मास्टर था और कोर्ट लैंग्वेज वॉज पर्शियन, इस वजह से इसको भेजा गया था। और बाद में इसको 400 का मनसबदारी दिया गया था जहांगीर ने, और वो बंदा इनके पीछे पीछे ऑल ओवर इंडिया घूमता रहा। जहांगीर ने उसको हाथ नहीं धरने दिया, उसको ट्रेड की परमिशन नहीं दी, ट्रेड करने की। रीज़न बड़ा सिंपल था, 1498 के अंदर पोर्टुगीज़ इंडिया आ चुके थे और 100-125 साल के अंदर पोर्टुगीज़ का बहुत बड़ा क्लाउट बन चुका था हर जगह पर। पोर्टुगीज़ रेगुलर ट्रेड करते थे, करप्ट प्रैक्टिसेस भी थी, बट राजाओं के साथ खुश थे।
जहांगीर को ये लगता था कि अगर मैंने इन लोगों को परमिशन दे दी तो मैं पोर्टुगीज़ के ख़िलाफ़ हो जाऊंगा और पोर्टुगीज़ से जो ट्रेड मेरे पास आता है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा। सिंपल पैटर्न था। सो बाद में यहाँ पर एक क्या नाम है, कौन सी बैटल हुई थी, नेवल बैटल, एक नेवल बैटल होगी जिसके अंदर ब्रिटिश पोर्टुगीज़ को हरा देंगे। गुजरात की बॉर्डर के, गुजरात की नेवल वाटर्स पे हुई थी, क्या नाम है। और उसके बाद में फिर इसको एहसास होगा कि हाँ ब्रिटिश कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, मुझे उन लोगों की मदद नहीं करना पड़ेगा। वांडी वॉश कहाँ पहुंच गई तुम यार। वांडी वॉश कर्नाटक 2 की है, कर्नाटक 3 की है, और वांडी वॉश आयरकूट की है। एल आता है उसमें लास्ट में। वाटरलू, वाटरलू नेपोलियन की है लड़की, गुजरात की लड़ाई है वो, शायद हो सकता है नेवल बैटल है, मुझे याद आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। फिर सर थॉमस रो को भेजा जाता है 1615 और 1618 के आसपास, और ही गॉट द परमिशन टू सेट अप अ फैक्ट्री एट सूरत। वो उसके बाद में होती है जब पोर्टुगीज़ को ये नेवल बैटल के अंदर, नेवल वॉरफेयर के अंदर हरा देते हैं। पोर्टुगीज़ आए थे, पोर्टुगीज़ के आने के बाद में चावल ही है, ब्रिटिश ने पोर्टुगीज़ को हराया था। नेवल बैटल है, सवाली है, बैटल ऑफ स्वाली। थैंक यू शिवानी, स्वाली है वो, थैंक यू। बैटल ऑफ स्वाली वो तगड़ी बैटल थी जिससे पोर्टुगीज़ का जो क्लाउड था वो डाउन हो जाता है और जहांगीर को ये एहसास हो जाता है कि हाँ अंग्रेज़ सस्टेन कर लेंगे अपने आप को, बिजनेस हैम्पर नहीं होगा। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के तहत ये वाला डिसीजन था। सेकंड टाइम पे दिया जाता है। फिर सूरत के अंदर 1600 समथिंग के अंदर, 1718 के अंदर, 1516-17 के अंदर एक फैक्ट्री डलती है जो फर्स्ट फैक्ट्री होती है मुगल एरियाज़ के अंदर। इसके पहले अंग्रेज़ों ने साउथ इंडिया के अंदर जो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे वहाँ अपनी फैक्ट्री डाल ली होती हैं। नूर जहां का असली नाम था मैरुन्निसा एंड शी वॉज डॉटर ऑफ मिर्जा गियास बेग ऑफ तेहरान। ये पर्शियन थे, अकबर के कोर्ट में आए थे। इत्मादुद्दौला इनको टाइटल था, इत्मादुद्दौला के नाम से जाने जाते हैं, और आगरा के अंदर इनका मौजोलियम है जिसे इत्मादुद्दौला का मकबरा बोलते हैं, विच इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मार्बल क्लेड बिल्डिंग, जहाँ पे मार्बल सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया ताजमहल बनने से पहले मुगल पीरियड में। दैट इज़ इत्मादुद्दौला का मकबरा। अनफॉर्चुनेटली वो आज तक नहीं देखा है कभी, क्योंकि ताजमहल इज़ प्रायोरिटी। ताजमहल देखो, लाल किला देखो, फतेहपुर सीकरी देखो, सिकंदरा देखो, इत्मादुद्दौला मिस हो जाता है। सो इट्स वन ऑफ गुड थिंग। वही स्टाइल्स हैं बट डिस्टिंग्विश है, अलग तरीके से बना हुआ है। अकबर ने इसकी शादी करा दी थी अली कुली खान के साथ, जो भी मैंने कहानी कही थी आपको। एक अफगान नोबल थे और ये फौजदार बना के भेज दिए जाते हैं बंगाल के बर्दवान में। जहांगीर ने, या तो वो मर गया या जहांगीर ने मरवा दिया, एंड ही मैरिड हर इन 1611 एंड नूर महल और नूर जहां का टाइटल दिया। इसका नाम सिक्कों पे डलना चालू होता है और इसका नाम फरमानों में आना चालू होता है। फरमान का मतलब होता है ऑर्डिनेंस। जिस तरह से राष्ट्रपति हमें आज ऑर्डिनेंस दे सकते हैं, उनके पास पावर है, उस टाइम पर राजाओं के सारे पावर उन्हीं के पास थे, तो उसे फरमान कहते थे। 1611 से 1627 तक का जो टाइम पीरियड है इसे टर्म दिया गया है रीन ऑफ नूर जहां। और इस टाइम पर बेसिकली भाई बहन का झगड़ा चालू होता है। नूर जहां के पिताजी, उनके पिताजी मतलब उसका भाई जो था दैट इज़ आसफ खान, और इत्माद खान, ये इसके भाई थे, और इनकी बेटी थी आसफ खान की जो मुमताज़ महल से अगेंस्ट में थी, और वहीं पर वो थ्रोन की लड़ाई चालू होगी बाद में चल के। तो जहांगीर के दो बड़े पुत्रों के बीच में झगड़ा चल रहा है, खुसरो और खुर्रम का। तो पहला झगड़ा ख़त्म इसलिए हो जाता है कि खुसरो की हत्या हो जाती है। अब खुर्रम के साथ में जहांगीर का एक पुत्र और है जिसके साथ झगड़ा चालू होगा। बेसिकली खुसरो जिसकी डेथ हो गई है, परवेज़ एक और लड़का था जिसकी डेथ हो चुकी है, दो बचते हैं, एक था खुर्रम और दूसरा बच्चा था जिसका नाम था शहरयार। आपके पास अगर ल्यूसेंट है अभी तो ल्यूसेंट खोल के देख सकते हो, शहरयार का नाम नहीं मिलता। बहुत सारी बुक्स के अंदर शहरयार का नाम नहीं है। अगर आप गूगल करके देखेंगे शहरयार एज मुगल एम्परर तो आपको नाम मिल जाएगा। सो शहरयार एक छोटे टाइम पीरियड के अंदर लाहौर वाले एरिया के अंदर क्राउन कर दिया गया था। तो शहरयार वॉज सन ऑफ नूर जहां। खुसरो बेसिकली आसफ खान से रिलेटेड है जो उसके भाई के साथ है, वो उसके भाई का दामाद है। सो रिलेशनशिप इस तरह से थी, बहन चाह रही थी उसका बेटा बने, भाई चाह रहा था उसका रिलेटिव राजा बने। सो दामाद या नवासा, बेटी का बेटा नहीं, दामाद या बेटी का बेटा, ऐसा रिलेशनशिप था। सो अल्टीमेटली खुर्रम असेंड कर जाता है।
जहांगीर की सबसे अच्छी दोस्ती कहाँ थी जिसकी वजह से अकबर का एक राइट हैंड मारा जाता है? बुंदेलास के साथ। इसके पहली शादी कहाँ होती है नूरजहां की? अफगान नोबल्स के साथ। अब यहाँ पॉलिटिक्स चल रही है, अफगान इसके साथ आ गए। यहाँ पॉलिटिक्स चल रही है, बुंदेलास इसके साथ आ गए। जहांगीर मर गया लाहौर के पास में, ये वहीं पर रह रही है और लाहौर के पास में उसने उसका मौजोलियम बनवाया और वहाँ पे उसे बरी किया, लेकिन वो पॉलिटिक्स छोड़ नहीं रही है। सो पॉलिटिकली यहाँ पे बुंदेला रेबेलियन हो जाता है। क्यों होता है? कंसेप्ट समझ में आ गया? जहांगीर से ऐसी दोस्ती थी, बुंदेलाम ने जहांगीर के नाम पे जहांगीर महल बनवाया, ऐसी दोस्ती थी। उसके बाद में फिर होता है खान जहां लोधी रिबेलियन, जो डेक्कन के गवर्नर हुआ करते थे, मराठास के साथ मिलकर, अहमदनगर के लोगों के साथ मिलकर रिवोल्ट करते हैं, ये भी उसके साथ के थे। इसी टाइम पीरियड पे 1630, दैट इज, अब राजा कौन बन गया? खुसरो कि खुर्रम? कब मर गया खुसरो? किसने मार दिया? गया? परवेज पहले ही मर गया है। शहरयार, गूगल करके देखो शहरयार मिलता है नहीं मिलता है। और सारी बुक्स उठा के देखना, उसमें देखना कि शहरयार मिलता है कि नहीं मिलता है। बहुत रेयर बुक्स उस डेप्थ में जाती हैं, और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 3 मार्कर में अगर आ गया एम्परर शहरयार या शहरयार, तो क्या लिखोगे? पता ही नहीं होगा तो नॉलेज वाले बैकग्राउंड से आंसर छूट जाएगा। इसलिए कम से कम जो इनकी हायरार्की है उसको हमें कंप्लीट करके रखना चाहिए, ये ताकि वो 3 मार्कर हमारा कवर हो सके। ये लोग पूछते हैं वहां पे जाके। अब जब ये राजा बनता है तो अपना टाइटल रखता है शाहजहां। शाहजहां के टाइम पर एक खतरनाक फेमाइन आता है और खतरनाक प्लेग फैलता है 1630-32, और इसके अंदर स्पेशली वेस्टर्न एरिया ज़्यादा अफेक्टेड रहता है। गुजरात जहाँ से इनका बहुत तगड़ा रेवेन्यू आता था, और गुजरात वो एरिया था जहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड कनेक्टेड थी इनके साथ। गुजरात इज़ नॉट ओनली गुजरात दैट इज़ व्हाट वी नो। उस टाइम का गुजरात सिंध का पार्ट भी इन्वॉल्व करता था, जो सदर्न पार्ट है, जो पाकिस्तान चला गया है। सो गुजरात, खानदेश और साउथ में जो इनका टेरिटरी थी उस जगह पर ये फैलता है। इसी टाइम पर हमने एक और चीज़ देखी है कि 1498 के अंदर पोर्टुगीज़ आए थे, और पोर्टुगीज़ अपनी टेरिटरीज बहुत सारी जगहों पे बना चुके हैं। पोर्टुगीज़ के बाद जब हमने मॉडर्न पढ़ी थी तो ये भी देखा था कि डच आए थे, और डच ने सुपीरियर वॉरफेयर की वजह से पोर्टुगीज़ को सेकेंडरी कर दिया था। सो डच मौजूद हैं, पोर्टुगीज़ मौजूद हैं, और इसी टाइम पर इंग्लिश आना चालू करते हैं, और इंग्लिश डच को भी हराते हैं, पोर्टुगीज़ को भी हराते हैं। सो नेवल सुप्रीमेसी की जिसकी ज़्यादा थी वो जीतता जाता है, और यहाँ पर नेवल सुप्रीमेसी इंडिया की नहीं थी। औरंगजेब के टाइम पे ज़रूर एक बैटल मिलेगी हमको, नेवल वॉरफेयर होगा, जहाँ बॉम्बे के ऊपर कब्जा किया जाएगा, और जनरल का नाम था चाइल्ड, गवर्नर का नाम था चाइल्ड बॉम्बे के। 2008 का क्वेश्चन है ये प्रीलिम्स का, और मुझे नहीं मालूम था। मैंने कहा चाइल्ड कोई नाम होता है क्या? वहाँ तुक्का लगाना था तो एलिमिनेट कर दिया चाइल्ड को। इट वॉज अ कॉमन मिस्टेक, सबसे हुई थी। सो पोर्टुगीज़ अपने वॉरफेयर के अंदर, पोर्टुगाल स्पेन के पास में है, और जनरली ये स्पेनियार्ड्स पहले सिटी स्टेट्स हुआ करते थे, तो स्पेन वाज नॉट देयर और पोर्टुगाल वाज नॉट देयर। दे यूज्ड टू स्पीक द लैंग्वेजेस। इन लोगों ने, इनका फोकस चला गया था 1492 में कोलंबस ने अमेरिकास को ढूंढा था, तो अमेरिकन पॉलिटिक्स इनकी अलग बन गई थी। साथ ही साथ में जब दूसरे यूरोपियन नेशन भी कॉलोनी बनाने पहुंचने लग गए तो इन लोगों ने पायरेसी शुरू कर दी थी। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जिसे आज हम बोलते हैं वो पहले भी था, उसे हम पायरेसी कहते हैं। तो एक दूसरी कंट्री का, दूसरी कंपनी का शिप जा रहा है, उसे लूट लेना, वॉज वेरी नॉर्मल। और वहीं से निकला फिर इन जो मर्चेंट शिप्स होती थी, ये अपने साथ नेवी रखा करती थी, तो कंसेप्ट निकल के आया मर्चेंट नेवी। सो इंडिया के अंदर खासतौर पे जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स होते थे, और यहाँ पोर्टुगीज पायरेट्स रहा करते थे, और वो मेनास क्रिएट कर रहे थे। वो बहुत भयंकर तरीके से लूटपाट मचाया करते थे। तो शाहजहां ऑर्डर करता है बंगाल के गवर्नर को, और एक फोर्स जाती है और इन पोर्टुगीज को मार दिया जाता है। कहा जाता है 10,000 के आसपास पोर्टुगीज मारे गए थे। दैट वाज अ स्लॉटर। तो पोर्टुगीज कैंपेन था। इसी टाइम पर इसकी एक पत्नी थी, प्रिय पत्नी थी, शायद 4थे या 5वें नंबर की पत्नी थी, और 13वें-14वें नंबर का बच्चा पैदा हो रहा था उसको, एंड शी डाइड एट बुरहानपुर। तो पहले उसे बुरहानपुर में दफन किया गया, एंड शाहजहां बाबू जो है वो सदमे में चले गए और आगरा में ताजमहल बनाना शुरू कर दिए।
अब ये जो ताजमहल बनाना शुरू कर देते हैं, अब मुमताज महल की एग्जैक्ट कब्र जो है वो बुरहानपुर में आज भी अननोन है. नोबडी नोज फॉर श्योर कि दिस इज द प्लेस वेयर मुमताज महल वॉज बरीड. बाद में फिर उसको निकाल के ताजमहल में दफन किया. एंड व्हेन शाहजहां डाइड, शाहजहां वॉज ऑल्सो बरीड बिसाइड्स हर. अब यहां से ये अपने आप को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं. इनके पुत्र रहते हैं 4, दारा, मुराद, औरंगजेब, और चौथे का नाम क्या था, क्यों याद नहीं है? दारा, क्या क्या नाम लिया? दारा, शुजा, दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद. सो ये दारा सबसे बड़ा है, और दारा के बारे में कहा जाता है कि अगर वो राजा बनता है या वो सक्सेसर होता है शाहजहां का, तो वो अकबर की पॉलिसीज को एक्सटेंड कर चुका होता है. जितना लिटरेचर में योगदान अकबर का है, अकेला उतना योगदान इसका है, दारा का. दारा वॉज मास्टर ऑफ सेवरल लैंग्वेजेस, और दारा हाईली लिटरेट होने के साथ साथ बहुत सारी बुक्स को ट्रांसलेट किया हुआ है. दारा की पॉलिसीज टोटल रिफ्लेक्टिव पॉलिसीज हुआ करती थी जो अकबर की दिखती थी, या इन तीनों एम्परर का कंटिन्यूअम था. औरंगजेब इनका कंट्राडिक्शन था. तो ये 4 भाई हैं और 4 अलग अलग जगहों के ऊपर गवर्नर हैं. इसी बीच में शाहजहां को एक सनक सवार हुई, बाबर वाली. बाबर की सनक क्या थी कि मुझको ओरिजिनल पेरेंटल सीट जीतना है. क्या बाबर कहां का राजा था सबसे पहले? फरगना. कहां जीतने जाता है स्टार्टिंग वॉर? समरकंद. तो इनको सनक सवार होती कि अपन समरकंद पर अटैक करेंगे. किसको? शाहजहां बाबू को, शाहजहां को. इसको कहा गया है द बिगेस्ट फॉली ऑफ शाहजहां. इसी टाइम पर कांधार के ऊपर, कांधार चला गया इनके हाथ से, तो कांधार के ऊपर भी अटैक करते हैं, और कांधार के ऊपर इनके 3 एक्सपीडिशंस होते हैं. अब बाल्ख का एक्सपीडिशन जो कनेक्टिंग एरिया है फरगना समरकंद को जोड़ने वाला, वहां पर ये अटैक करते हैं. 100 साल से ऊपर हो चुका है यहाँ बाबर को आए हुए. वहाँ के रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी है. बाबर के टाइम पर ही वहाँ का रिलेशनशिप पावर ख़त्म हो गया था. बाबर ने कभी उसको वापस असर्टन करने की कोशिश नहीं करी, या करी भी होगी तो वो सक्सेसफुल नहीं रहा. ये लोग अटैक करते हैं, एंड इंडिया में दिल्ली के रूल पर अफगानिस्तान को क्रॉस करने वाला इकलौता था शाहजहां. एट द टाइम ऑफ शाहजहां औरंगजेब लीड करता है, बहुत बड़ी फोर्स लेकर जाता है. अल्टीमेटली वो फोर्स की मारकाट मचती है, औरंगजेब वहाँ सेटल करा के वापस आ जाता है. कांधार के अंदर वापस जब जीतना होता है कांधार को, तो भी पहले दारा भी जाता है, औरंगजेब भी जाता है, दोनों छोड़ छोड़ के आ जाते हैं. रीज़न सिंपल है, चारों जिंदा हैं. 4 भाई हैं, 4 जिंदा हैं. बाप ने एक भाई की हत्या करी थी, दूसरे भाई के साथ बैटल हुई थी. जहांगीर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसके दोनों भाई मर चुके थे. यहाँ चारों जिंदा हैं और चारों पावरफुल है. पावरफुल इन द सेंस कि चारों अपनी अपनी बैटल फोर्सेस रखते हैं, चारों प्रिंस हैं, चारों के पास बड़ी मनसबदारी है. 5000 से ज़्यादा की मनसबदारी होती थी. चारों गवर्नर हैं. एक गवर्नर गुजरात का सबसे छोटा वाला भाई, एक गवर्नर है डेक्कन का औरंगजेब इस टाइम पर, एक है गवर्नर बिहार बंगाल का, अगेन रिच एरिया. एक दारा बाप के साथ रहता है. बाप बनवा रहा है ताजमहल. ताजमहल के लिए चाहिए पैसा, बहुत सारे टैक्सेस लगा रखे हैं. अब व्हाट्सएप पर एक फेक न्यूज़ चलती है कि शाहजहां की डेथ हो गई. सो बिहार बंगाल के अंदर जो भाई था, दैट इज शुजा, वो अपने आप को क्राउन कर लेता है, अपने आप को राजा बना लेता है कि आई एम द एम्परर, और वो दिल्ली की तरफ बढ़ना चालू करता है. दारा की फोर्सेस जाती हैं, उसको अच्छी पिटाई लगाती है, बेटा वापस जाओ, गवर्नर पिताजी जिंदा है. हो गया. इसी बीच में गुजरात से एक सिग्नल मैसेज जाता है पर्सनल औरंगजेब के पास कि भैया मैं राजा बन रहा हूँ, तेरी मदद चाहिए. औरंगजेब भैया चतरे. औरंगजेब ने कहा हो, बोले ठीक है. अब मुराद भाई जो सबसे छोटे हैं वो अपने आप को राजा बना लेते हैं गुजरात में. गुजरात से एक रास्ता जाता है जो डायरेक्ट नॉर्थ की तरफ चलता है, लेकिन औरंगजेब के साथ संगठन था, तो कहीं ना कहीं ये लोग ऐसी जगह पे मिलने की कोशिश करते हैं जहां दोनों रास्ते मिल जाएं. सो दारा खुद नहीं आता. अब बोला यार ये तो मुराद छोटा भाई है, सबसे छोटा है यार, इसकी क्या औकात है, इसको तो यही निपटा देंगे. उसे ये नहीं मानता कि औरंगजेब उसके साथ है. उज्जैन के पास लड़ाई होती है, दारा की फोर्सेस बहुत बुरी तरह से उखड़ जाती हैं. मुराद और औरंगजेब की फोर्सेस उनको निपटा देती हैं, और इनकी जॉइंट फोर्स पहुंचती है आगरा के पास. अगली बैटल वहाँ होने वाली होती है, तब शाहजहां बोलता है कि मैं जाऊंगा,
भाई मैं जिंदा हूँ, मरा थोड़ी, आई एम अलाइव, मैं जाऊँगा, मेरी रॉयल फोर्सेस निकालो। राजा का अपना झंडा है, पर्सनल झंडे हैं सबके, पर्सनल फोर्सेस हैं क्योंकि मनसबदारी फोर्स। अब दारा बोलता है अरे पप्पा आराम करो यार, अभी निपटा गया यार, 2 छोटे तो हैं। तो दारा यूज़ करता है शाहजहां का एलिफेंट, उसका रॉयल सिग्निया, और उस पर बैठ के ये चलता है। जब सोल्जर्स ये देखते हैं कि रॉयल फोर्सेस ऑफ शाहजहां सामने हैं, तो फिर वो हिम्मत हार जाते हैं औरंगज़ेब के और मुराद के। वहीं पर दारा थोड़ा उत्साह में आ जाते हैं कि मैं तो जीत रहा हूँ, मैंने दोनों भाइयों को हरा दिया, तीसरे को मैंने हरा दिया, अब तो मेरी जीत पक्की है। जो अक्सर होता है कि 70-80 क्वेश्चन करते हैं हम पीएससी के, तब तक हमारे बड़े अच्छे हो रहे होते हैं, उसके बाद हम फूल के कुप्पा होकर छत से चिपक लेते हैं और हाथी से उतर के रॉयल घोड़े पर बैठ जाते हैं। पानीपत सेकंड के अंदर वही हाल हुआ था। हाथी के हौदे पर जैसे ही हेमू गिरता है, फोर्स छोड़ देती है। जैसे ही वो ये देखते हैं कि रॉयल हौदा जिसके ऊपर बैठना किसको चाहिए था, दारा को, वो खाली हो गया है। हर एक को पता नहीं चलता है कि मैं चला गया। वो घोड़े पे बैठे, बोले मैं उत्साहवर्धन करने घोड़े पे उतरूंगा, उसकी फोर्स हिम्मत हार जाती है कि बोले मर गया, अफवाह उड़ जाती है, मर गया, खत्म हो गया, अब कौन बचाने वाला। तो फोर्स जैसे ही भागना चालू करती है, दारा को यहाँ से भागना पड़ता है और मुराद भैया पहुँच जाते हैं आगरा किनारे। वहाँ पे तंबू में आराम कर रहे होते हैं। औरंगजेब रात को कुछ महिलाओं को बैठता है कि इसको दारू वारू पिलाओ, अच्छे से दारू वारू पिलाते हैं, उसको कब्जे में लेते हैं, उसको टाइम कर देते हैं साइड लाइन। औरंगजेब अपने बाप को कब्जे में ले लेता है, शाहजहां, और जैसे ही कब्जे में लेता है बोलता है कि अब आपके पास एक कैदी की तरह जिंदा रहने का अवसर है, तो आप बता दीजिए आप क्या खाएंगे, क्योंकि आप राजा हैं, तो आप बता दीजिए आप क्या खाएंगे। एक चीज़ मिलेगी आपको, अनाज एक ही मिलेगा। तो बोलता है कि मैं चना खाऊंगा। तो चना इकलौता ऐसा है जिसकी सारी डिशेस बन सकती हैं, चाहे स्वीट डिश हो, चाहे दाल हो, चाहे कुछ और हो, बेसन बन सकता है उससे। और इसकी एक बहन थी औरंगज़ेब की, शाहजहां की एक पुत्री, उसको अलॉट कर दिया जाता है कि तुम इसकी देखभाल करोगी। तो शाहजहां वॉज, क्या कहते हैं उसको, नज़रबंद नहीं, घर के अंदर कैद किया जाता है। एंड दैट वाज द एरिया जिसे मुसम्मन बुर्ज कहा जाता है। इट इज़ हाईली डेकोरेटेड। ताजमहल अगर आप देखोगे तो ताजमहल उसके सामने फीका है, जितनी इंट्रिकेट काम मुसम्मन बुर्ज में, जो लाल किला का एक पार्ट है जहाँ रॉयल क्वार्टर्स हुआ करते थे। हालांकि वो अभी जब मैं लास्ट देखने गया था 2016-17 के अंदर, तो इट वाज नॉट वेरी वेल मेंटेन्ड। लोगों ने हाथ लगा लगा के मार्बल काला कर दिया है। ताजमहल क्लीन होता है, मुसम्मन बुर्ज क्लीन नहीं होता। उसकी जो नक्काशी, इट्स वेरी फाइन, एक्सट्रीमली फाइन। सो शाहजहां की वहाँ डेथ हो जाती है। औरंगजेब कुछ समय बाद, उसी टाइम नहीं करता, कुछ समय बाद फिर अपने आप को राजा घोषित करता है। इसी टाइम पर एक भाई और जिंदा है इनका, बिहार बंगाल वाला, वो अटैक करता है वापस से। औरंगजेब की फोर्सेस जाती हैं इलाहाबाद के पास, उसको हराती हैं। उसका भाई वहाँ से भागता है और अल्टीमेटली ये कहा जाता है कि मेघ ट्राइब, मेघालय की, उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी या करा दी थी, वॉट एवर द केस भी। तो औरंगजेब के ये तीनों भाइयों से ये हट जाता है एंड औरंगजेब बिकेम द रूलर। इसी टाइम पे, शाहजहां के टाइम पे, जो पंगा फंसा था औरंगजेब और दारा का, उसमें मेन कन्फ्लिक्ट थी साउथ इंडिया की कॉन्क्वेस्ट। हमने ये देखा था कि 5 स्टेट हुआ करते थे, जिसमें से बरार वाला हिस्सा ऑलरेडी आ चुका है। बरार और अहमदनगर एक हो गए थे एक तरह से, मतलब 4 बचे हुए थे। अहमदनगर कॉन्क्वेस्ट हो गया, अब बच रहे हैं साउथ के 2 मेन। अब इन साउथ पे औरंगजेब एज ए डेक्कन गवर्नर है, वो कैप्चर करने के लिए जाता है, किला फतह होने वाला है फाइनल। दारा का मोबाइल आता है वहां से, पापा मना कर रहे हैं, वापस आ जाओ। बोले यार मैंने इतना पैसा वैसा खर्चा करा। सिंपल रीजन है, अगर औरंगजेब वो जीत लेता तो दारा का जो क्लाउड है वो डाउन हो जाता कि कौन कितना ज्यादा पावरफुल है। अगले स्टेट में पहुंचता है, बीजापुर और गोलकुंडा वाला बात है ये, अगले स्टेट में पहुंचता, वहां पे भी ये एलिमेंट होता। तो दोनों जगहों से काफी किले ये जीत चुका था औरंगजेब। तो औरंगजेब हैज एम्बिशन, और उसको बहुत अच्छे से मालूम था कि मेरे भाई मेरा साथ देने वाले तो है नहीं, मुझे हत्या करनी पड़ेगी, या मान जाए तो बहुत अच्छी बात, होगा है नहीं, क्योंकि देयर इज नो सर्टेनिटी कि कौन सक्सेशन करेगा। सक्सेशन राइट नहीं थे कि सबसे बड़ा पुत्र, प्राइमोजेनिचर जिसे बोलते हैं, वो नहीं था। सी वाला एलिमेंट था पहला। इसी वजह से ये कांधार छोड़ के भागा था, इसी वजह से ये बाल्ख एक्सपेडिशन छोड़ के भागा था। ये ऐसा एनालिसिस करते हैं लोग कि क्या जरूरत थी, वो चाहता तो बाल्ख के अंदर अपने आप को कैप्चर करा सकता, वो चाहता तो कांधार जीत सकता था। जब वो उसके अंदर इतने गट्स थे कि अलग अलग जगह वो जीता हुआ था, तो क्यों नहीं जीता, क्यों छोड़ के चला गया? रीजन सिंपल है, कभी भी पिताजी मर जाएंगे तो राजा कौन बनेगा? फिर रॉयल आर्मी के साथ टक्कर लेना मुश्किल काम है। तो पहला काम है, तो ये वॉर ऑफ सक्सेशन इनके जिंदा रहते हुए, इसके पहले भी रिवोल्ट हुए, सलीम ने भी रिवोल्ट किया था, इसने भी रिवोल्ट किया था, दोनों के रिवोल्ट हैं।
तो रिवोल्ट्स वेर नॉर्म, हम लोग भी करते हैं अपने अपने लेवल के ऊपर, माँ बाप के खिलाफ, छोटे छोटे पैमाने पे। सो दैट इज वॉर ऑफ सक्सेशन। अहमदनगर को कब्जे में लेता है निजाम शाही, देन गोलकुंडा को हराता है ये कुतुब शाही से, जो यहां पे औरंगजेब मदद करने पहुंचता है, फाइनली बुला लिया जाता है। देन बीजापुर को आदिल शाही को हरा देता है औरंगजेब, बट काफी सारे किलों को लेने के बाद भी पूरी टेरिटरी इसके पास नहीं होती है। इसी टाइम पर अली मर्दन खान 1638 के अंदर कांधार को वापस सरेंडर कर देते हैं। अली मर्दन खान यहां पर उसका गवर्नर होता है, जैसे अकबर के टाइम पर सरेंडर किया गया था, जहांगीर के टाइम पे चला गया था, फिर शाहजहां ने उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की। अली मर्दन खान शाहजहां के टाइम पे उसे सरेंडर कर देते हैं, फिर पर्शियंस अटैक करते हैं शाह के ऊपर और 1649 में इसे वापस ले लेते हैं। मई 1649 में औरंगजेब को भेजा जाता है, 52 में औरंगजेब को भेजा जाता है, दोनों टाइम ये छोड़ छोड़ के वापस आ जाता है। फिर लास्टली 53 में दारा को भेजा जाता है, दारा भी वापस आ जाते हैं। बाल्क एक्सपेडिशन होता है, जिसको कहा गया है कि शाहजहां की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके अंदर खजाना खाली हो गया था। शाहजहां का जो रनिंग मनी थी वो इसमें खाली हो गई थी, इतना पैसा खर्चा हुआ था, इतना लॉस हुआ था इनको। सो मुगल्स ने कैप्चर किया था 1646 में, दैट इज औरंगजेब, और 1647 में ये रिट्रीट कर जाते हैं, जीतने के बाद छोड़ के आ जाते हैं। शाहजहां आर्किटेक्चर के अंदर प्राइम है, जहांगीर पेंटिंग्स में प्राइम है, अकबर सब में प्राइम है, बट लिटरेचर में सबसे बड़ा योगदान है। म्यूजिक थ्रू आउट चलता रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा म्यूजिक पर काम औरंगजेब के टाइम पे होगा, जबकि औरंगजेब के कोर्ट के अंदर म्यूजिक प्रोहिबिटेड था। अकबर के कोर्ट में 36 मेन सिंगर्स थे और 7 दिनों में बटे हुए थे, और हर पहर का एक एक सिंगर अलॉट था कि इस समय आपको गाना गाना है अकबर के लिए। सो अकबर वॉज डायनामिक, सब लोग थे, सब लोगों के पास आर्ट एंड, इसको कहा गया है प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। अकबर ने रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया था। कौन से वाले? ओके, जियोलॉजी के अंदर किस टाइम पीरियड का पढ़ाया है? बहुत अच्छे से पढ़ाया है। जियोलॉजी में, एमपी की जियोलॉजी के अंदर कौन सी सीरीज का पत्थर है वो? कनेक्ट करना शुरू करो। मुंह खुल गए सबके, सोच। चार्ट याद कर रहे हो? आर्केयन, उसके बाद फिर कौन सा आ जाता है सीधे? क्रिटेशियस, कार्बोनिफेरस आता होगा, धारवाड़, फिर कड़प्पा के बाद विंध्यन, आर्केयन में तो इग्नियस है। रेड स्पॉटेड सैंडस्टोन, स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन जो बुंदेलखंड से अरावली के जोन में मिलता है। स्पॉटेड इसलिए कि रेड है, उसके अंदर छोटे छोटे धब्बे हैं, स्पॉट्स हैं। अगर ताजमहल कभी विजिट करने जाओ तो उसकी फ्लोरिंग को देखना जो रेड सैंडस्टोन की है गार्डन्स में, उसमें आपको क्लियर दिखेंगे वो स्पॉट्स। तो दैट इज रेड सैंडस्टोन जिस पे स्पॉटेड है। इसका इस्तेमाल किया था सबसे ज़्यादा अकबर ने, और बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई थी, बहुत सारी, वो बात करी थी। शाहजहां ने उन बिल्डिंग्स को गिरा के मार्बल्स की बिल्डिंग बनाना चालू। तो शाहजहां का अपना परसेप्शन था। शाहजहां इज नोन एज प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, क्योंकि ये बारीकी पे बहुत ध्यान देता था। सिकंदरा का आज ऑब्जर्व करके देखोगे तो मजा आएगा। मोहम्मद बिन तुगलक का जो काम है वो ठट्टा का काम देखना। दिल्ली सल्तनत में बहुत बड़ा एरिया है, पाकिस्तान का एरिया चला गया, उसे हम ऐसे नहीं देख सकते जाके जब तक आपके पास वीज़ा नहीं हो, और वो कौन लेगा। सो उसको ऑनलाइन जाके देखना। तो वहाँ की जो मॉस्क हैं वो अलग हैं। इसी तरह लाहौर का जो किला है, इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ इट्स ओन। बाकी जो 4 किले अकबर के हैं उसमें लाहौर का किला ज़्यादा अलग तरीके से बना हुआ है। ग्वालियर के किले का छोटा रूप कहा जाता है आगरे के किले को, उसको उसी के प्रिंसिपल्स के ऊपर फॉलो किया गया, उसी के स्ट्रक्चर को, उसी के डिज़ाइन को अपनाया गया था। अकबर का काम था लाल सैंडस्टोन, इसने वो बिल्डिंग्स हटाना चालू करी एंड ही यूज्ड मार्बल। मार्बल के साथ इसने अलग अलग टेक्निक्स को अपने पीक पे पहुंचाया। सबने काम करा, सबके पास एक स्टाइल होती है अरेबस्क। अरेबस्क स्टाइल वो होती है जिसमें बॉर्डर्स बनाई जाती है, या तो फ्लोरल पैटर्न जिसे हम बॉर्डर बोलते हैं, फूल पत्तियों की लगातार बेल चल रही है, दैट इज अरेबस्क। या तो जानवरों का मोटिफ होगा या फूल पत्तियों का मोटिफ होगा। इस टेक्निक का इस्तेमाल करा। अगली टेक्निक जो इसने हाइपर यूज करी, दैट इज पैतरेदुरा। पूरा ताजमहल पैतरेदुरा पे, पैतरेदुरा इनले वर्क है, एक पत्थर के अंदर दूसरे पत्थर का इनले। यही वाला काम अकबर के टाइम पीरियड पे सिकंदरा की बाउंड्री पे भी दिखता है। सिकंदरा का जो मेन गेट है, आज उसको फोटो देखना, क्लोजअप देखना उसका, और उसकी सुंदरता देखना। मेन गेट
उसके बाद में इसने एक और टेक्निक यूज करी, जिस टेक्निक की वजह से आपको पैरेललिज्म नहीं होता। अगर हम पैरेलल कुछ भी चीज लिखेंगे तो आप यहां खड़े हो, आपकी हाइट कितनी हो गई, 10-12 फीट की ज्यादा ज्यादा, और बिल्डिंग बना रहे हैं वो 100 फीट की, तो 100 फीट वाली चीज आपको दिखेगी नहीं, वो श्रिंक हो जाएगी। जैसे रेल की पटरी के ऊपर एक तरफ खड़े होते हो तो पटरियां एक तरफ मिलने लगती हैं, वो मिलती नहीं है। उसी तरह से अगर हम बिल्डिंग के अंदर कुछ पैरेलल चीज बना रहे हैं तो गड़बड़ाएगी। सो व्हाट दीज पीपल यूज्ड, ये काम पहले भी हुआ है बट ऑल वाज सिंथेसाइज्ड एट द टाइम ऑफ शाहजहां। ऊपर जाता है तो वो चौड़ा होता जाता है। आप कहीं से भी देखोगे आपको पैरेलल दिखेगा, किसी भी पर्सपेक्टिव से देखोगे आपको पैरेलल दिखेगा। दैट इज साइंस, खतरनाक साइंस का इस्तेमाल किया। प्लस इसने एक और चीज का इस्तेमाल किया, गुंबदों का निर्माण, गुंबद जो बनाए जाते थे वो साउथ इंडिया में पावरफुल था, वहां से वो इनकॉर्पोरेट करता है। अगर ताजमहल को देखोगे तो गुंबद की नेक पतली है, बड़ी नहीं है। और उसके पहले वाली अगर टोम्स देखोगे तो नेक चौड़ी है, गुंबद डायरेक्ट होते थे, तो वो गुंबद अलग बनाया, ओनियन स्टाइल का अलग तरह का गुंबद बना हुआ है। प्लस इसके अंदर, ताजमहल के अंदर एक और खासियत है, इसमें 4 मीनार हैं। 4 मीनार हैदराबाद में भी है, उसका नाम ही है 4 मीनारा। लेकिन ये जो 4 मीनार हैं ये अपनी एक्सिस पे सेंटर्ड नहीं है, ये डायगोनली गुंबद के ऑपोजिट टिल्टेड है, ताकि अगर अर्थक्वेक आएगा तो गुंबद के ऊपर कुछ नहीं होगा, मीनार गिर भी जाएगी तो इट इज नॉट गोइंग टू डिस्ट्रॉय द मेन गुंबद। ये एक स्टाइल है। ताजमहल नर्मदा नदी के किनारे बनाया है, विंध्याचल माउंटेन्स के ऊपर नहीं, यमुना पे बनाया है, गलती हो गई, माफी मांग लो। चलो अगला फिर और बना लो, नर्मदा पे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। चलो जाग रहे हो, गनीमत है। यमुना नदी के ऊपर अगर आप बनाओगे तो वो एलुवियल डिपॉजिट है। एलुवियल यानी मिट्टी है, पत्थर नहीं है, तो कैसे स्टेबल करोगे उसको? आपको याद होगा भी राम मंदिर बन रहा था तो लोगों ने काम रोक दिया था कि इस वजह से कि नीचे पानी मिल गया सरयू नदी का। क्यों रोक दिया? आप तो मॉडर्न टाइम पीरियड में, उन्होंने ताजमहल उस टाइम बना दिया था। क्वेश्चन उठना चाहिए ना, क्वेश्चन सिंपल है कि क्या हमारे पास इतनी टेक्निक्स नहीं है? उनके पास कंक्रीट नहीं था, हमारे पास कंक्रीट है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने पाइलिंग करना चालू करी। पाइलिंग इज छेद करते चले गए, जमीन खोदते चले गए और उसके अंदर लकड़ी और लोहे का और पत्थर का इस्तेमाल किया और कॉलम्स खड़े करे। कंक्रीट के कॉलम नहीं है, उससे उस जगह की मिट्टी को स्टेबलाइजेशन हुआ। उसके बाद फिर खोद कर उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ताजमहल का मेन प्लेटफॉर्म बनाए और फिर ताजमहल की बिल्डिंग खड़ी है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग। ताजमहल के बारे में कोई भी सवाल आ सकता है, कितने साल लगे, उस्ताद कौन कौन थे, दैट इज़ आर चीफ आर्किटेक्ट, 2 आर्किटेक्ट चीफ हैं। उसके बाद कितने मजदूर लगे, कहा जाता है कि उनके हाथ काट दिए गए थे, कहा जाता है, हिस्ट्री में मैंने नहीं पढ़ा कि काट दिए जाते। इट्स अ लेजेंड काइंड ऑफ थिंग कि तुम दोबारा ऐसी बिल्डिंग नहीं बना सको। सो ताजमहल इज़ जस्ट वन। इसने बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स बनाई हैं जो यूनिक हैं अपने आप में और अपने आप में एक से बढ़कर एक सुंदरता देती हैं। सो ढेर काम है, ढेर काम है। इसको आर्किटेक्चर के अंदर हम लेंगे तो डिटेल में दे दूंगा। 20,000 लोग लगे थे, 22 साल तक का काम था। मोती मस्जिद आगरा की इसने बनाई है जो प्योर वाइट मार्बल के अंदर है। मुसम्मन बुर्ज जहाँ पर अभी मैं बोल रहा था, जहाँ ये खुद रहा करता था, जहाँ पे इसकी डेथ हुई थी। देन शाहजहानाबाद नाम का शहर, मैंने सिटीज़ के बारे में आपको पहले डिटेल दिए हैं कि कौन सी सिटी दिल्ली की किसने बनाई। शाहजहां वापस दिल्ली कैपिटल शिफ्ट कर देता है क्योंकि इसको पता चल जाता है कि अब मंगोल अटैक नहीं है। देन शाहजहानाबाद कैपिटल शिफ्ट होती है मई 1639 में। रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली इसने बनाया है, रंग महल, मोती महल, दीवान आम, दीवान खास। दीवान खास आज भी उतनी डेकोरेशन लेकर रखा है क्योंकि 1857 तक बहादुर शाह जफर यहाँ से राज करते थे। इसके अलावा जितनी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे अंग्रेज पहुँच चुके थे। इवन आगरा को कॉन्कर कर लिया था, तो आगरा के अंदर जितने प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स लगे थे वो सारे उखाड़ लिए थे अंग्रेज़ों ने। अभी जितने आप देखते हो दे आर नॉट सेमी प्रेशियस एंड प्रेशियस स्टोन्स, वो ओरिजिनलिटी नहीं है, वो सिर्फ डुप्लीकेसी है उसकी। देन जामा मस्जिद बनवाता है दिल्ली की, जहांगीर का मौजोलियम प्रमोट करता है, पैसा वैसा देता है, बनवाया तो नूर जहाँ के अंडर में था। शाहदारा लाहौर में गार्डन्स बनवाता है, वो गार्डन जो बाबर ने शुरू किए थे वही गार्डन इसने भी बनवाया। शालीमार लाहौर का, तालकोटा और शालीमार दिल्ली का, देन वजीर बाग कश्मीर का। ये सिर्फ आर्किटेक्चर पे नहीं रुकता, डेकोरेटिव आर्ट के अंदर ज्वेलरी इसके टाइम पर अपने पीक पर पहुंचती है और पीकॉक थ्रोन बनवाता है। पीकॉक थ्रोन बाद में
जब लूटा जाएगा तो नादिर शाह यहाँ से लूट के ले जाएगा। इसके अंदर 12 खंबे थे एमरल्ड के। किसके थे? 12 एमरल्ड पिलर्स थे, एमरल्ड के पिलर थे, और इसके अंदर लगा हुआ था कोहिनूर। वहाँ से कोहिनूर शिफ्ट होगा अफगानिस्तान के राजाओं के पास, अफगानिस्तान के राजाओं के पास से फिर वो महाराजा रंजीत सिंह के पास आएगा, जो उन्हें गिफ्ट में दिया गया था। महाराजा रंजीत सिंह के बाद से फिर वो अंग्रेज़ों के पास चला जाएगा, जहाँ इसके 2 हिस्से हो गए और क्राउन ज्वेल कहलाते हैं। और उसके बाद में फिर इसके पास ऑथर्स बहुत सारे थे। बादशाह नाम अहमद हमीद लाहौरी की लिखी हुई है। मुंतखाबुल लुबाह ये लिखा है काफ़ी खान ने। इस टाइम पर हिंदी का डेवलपमेंट बहुत तगड़ा होता है, बहुत सारे हिंदी के पोएट्स इवॉल्व होते हैं। सुंदर, सेनापति, भूषण और बिहारी भूषण को हम पढ़ते हैं। देन इनके पुत्र थे तारा शुजा, औरंगजेब, मुराद। इनकी बैटल्स हैं अलग अलग, बैटल ऑफ बहादुरगढ़, बैटल ऑफ धर्मत और बैटल ऑफ सामूगढ़। धर्मत उज्जैन वाली है, बहादुरगढ़ जिसके अंदर शुजा जब क्राउन कर देता है वो वाली है। इसको उसमें नोट्स में करके दे दूंगा डिटेल्स में। देन औरंगजेब आगरा को ऑक्यूपाई करता है 8 जून 1658 को। मुराद को हरा दिया जाता है, भगा दिया जाता है, एंड बाकी भाई सब खत्म हो जाते हैं। फाइनली औरंगजेब राजा बन जाता है। तो औरंगजेब के टाइम पर सिर्फ रिवोल्ट्स हैं और औरंगजेब की, और ये कहा जाता है कि हाफ ऑफ द टाइम वो नॉर्थ इंडिया के रिवोल्ट्स के अंदर फंसा रहा, जिसमें जाट रिवोल्ट एक है और दूसरे रिवोल्ट्स और भी हैं बहुत सारे। साउथ इंडिया के अंदर जब ये पहुंचा तो साउथ इंडिया के अंदर मराठास के अगेंस्ट इसकी बैटल्स रहती गई, और फिर जब फाइनली इसको ये लगने लगा कि मेरी बैटल फोर्सेस जो हैं वो अब कॉन्कर नहीं कर पाएंगे, व्हाइल ही वाज कमिंग बैक टू आगरा ही डाइड इन एन रूट, रास्ते में। सो बुरहानपुर के पास इसकी डेथ होती है, लेकिन इसको वापस ले जाके अहमदनगर, उसका एग्जैक्ट लोकेशन याद रखना, उससे इंटरव्यू में पूछा था एग्जैक्ट लोकेशन, वहाँ उसको बरी किया गया था। वहाँ पर इसके बेटे ने एक मकबरा बनाया है जो ताजमहल की कॉपी कहा जाता है, जिसे साउथ इंडिया की ताजमहल भी कहा जाता है, बीबी का मकबरा। उसको ऑब्जर्व करना। औरंगज़ेब ने पैसा नहीं दिया था, मना कर दिया था। औरंगज़ेब के टाइम पर सारे आर्ट और सारे आर्किटेक्ट डिक्लाइन हो जाते हैं। उसका कंसेप्ट सिंपल था कि मैं सिर्फ टैक्स 4 लूँगा, बहुत कम टैक्स कर देता है। करीब 70-80 टैक्स थे जो शाहजहाँ के टाइम पे चल रहे थे, वो सब ख़त्म कर देता है। औरंगज़ेब बहुत सारी चीज़ों में जिसमें पॉम्प एंड शो था, जिसकी वजह से प्रेस्टीज ऑफ एम्परर बनती है, वो सब ख़त्म कर देता है। जरों का दर्शन है, हटा देता है। तो अकबर की जो पॉलिसीज़ थी उनका टोटल डायमेट्रिकली ऑपोजिट दिखने लगता है। जो राजपूत पॉलिसी अकबर की थी, जिसे जहांगीर ने मेंटेन किया, जिसे शाहजहां ने मेंटेन किया, उसको औरंगज़ेब हटा देता है। औरंगज़ेब भयंकर शक्की किस्म का आदमी था। उसके बेटे जेल में थे, उसकी बेटियां जेल में थी, उसकी बहुएं जेल में थी, उसकी दामाद जेल में थे। एक पुत्र था इसका अकबर। स्टार्टिंग में ये मेवाड़ के, जब राजपूत पॉलिसी से कंट्राडिक्शन होना चालू होता है तो राजपूत रिवोल्ट्स होना चालू होते हैं, रिवोल्ट ऑफ मेवाड़ एंड रिवोल्ट ऑफ मारवाड़। सो अकबर उनके साथ मिला हुआ होता है और वहाँ से फिर भाग के पहुँचता है ये शिवाजी के पास। और शिवाजी वाली एपिसोड आपको पता ही है, औरंगज़ेब और शिवाजी की बड़ी कट्टर दुश्मनी चली थी। फिर शिवाजी औरंगज़ेब के कोर्ट में पहुँचे थे। वहाँ से ये किसी तरह से जब नज़रबंद कर दिए गए तो मिठाई की टोकरी में बैठ के भाग जाते हैं और घूमते फिरते पहुँचते हैं। उसके बाद फिर अपनी महाराजा की उपाधि लेते हैं। उसके पहले महाराजा नहीं थे। फिर अनफॉर्चुनेटली शिवाजी की जल्दी डेथ हो जाती है। उनके बेटे इस चीज़ को काम में लेते हैं। औरंगज़ेब इनके खिलाफ फाइट करता रहता है। अल्टीमेटली औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है। इनका एक पुत्र था शिवाजी का, जिसको ये कैद में करके ग्वालियर के किले में कैद रखते हैं। तो जब बहादुर शाह, दैट इज़ बहादुर शाह फर्स्ट, जो इनका पुत्र था औरंगज़ेब का, वो राजा बनता है तो वो उन्हें रिलीज़ कर देता है। इसी टाइम पर, औरंगज़ेब के टाइम पर, एक और गुरु की डेथ होती है, गुरु तेग बहादुर की। उस डेथ के बाद सिखों का रिवोल्ट चालू हो जाता है, जो बाद में बंदा बहादुर तक चलता है। बंदा बहादुर का नाम हम लोग ज़्यादा हिस्ट्री में इसलिए नहीं लेते कि 10 नाम पढ़ लिए उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं हम। बंदा बहादुर वो थे जिन्होंने सिखों के खिलाफ बहुत बड़ा युद्ध लड़ा था। इवन बहादुर शाह के साथ भी थे और बहादुर शाह से लड़ाई भी हुई थी। तो बहादुर शाह इन सारे रिवोल्ट करने वालों के साथ घूमते थे। ही वॉज पीसफुल, वो एग्रेसिव पॉलिसीज नहीं थी। वो चाह रहा था वापस सुधारूं, बट औरंगज़ेब मरा था बहुत लेट स्टेज के अंदर, बहुत ज़्यादा उम्र हो गई थी और बहादुर शाह की भी उम्र बहुत ज़्यादा थी। सो बहादुर शाह डाइड इन 1712-11। हाँ, सो बहादुर शाह के मरते से ही मुग़ल एम्पायर क्रम्बल होना चालू हो जाता है। लेटर मुगल्स हमने पहले लिए थे, सबसे पहले जब हमने मॉडर्न हिस्ट्री करी थी। सो वी केम बैक देयर। सो औरंगज़ेब की पॉलिसीज़ हैं जो ऑटोमेटिकली डायमेट्रिकली ऑपोजिशन है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑपोजिट है। रिवोल्ट 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 हैं खूब सारे। सो यहाँ आपको मेंस में कंट्राडिक्शन आता है और उस कंट्राडिक्शन पे क्वेश्चन होते हैं। वो आपसे पूछते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन द पॉलिसी ऑफ अकबर एंड औरंगज़ेब।
तो वो पता होना चाहिए। मनसबदारी थोड़ी सी चेंज होगी, बाकी जो मेजर पॉलिसीज़ हैं वो बहुत आसान है। जो अकबर ने करा उसका ऑपोजिशन। जहांगीर और शाहजहां में आपको प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती कि अकबर की पॉलिसीज़ कंटिन्यूड थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। राजपाट करने का तरीका है सेम था, कॉइनेज है सेम था, तो इसको जो नोट्स हैं उनको कलेक्ट करके दे दूंगा। बाकी जो राजा हैं और उनकी बैटल्स वगैरह हैं या उनके रिवोल्ट्स वगैरह हैं उनको भी आई एम ट्राइंग टू बिल्ड ऑन, तो इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम, बट मीनवाइल ये यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। दैट इज़ द मुगल्स पार्ट। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट उभर कर आएगा कि जैसे ही मुगल डिसऑर्डर में डिसोरिएंट होना चालू हुए, स्पेशली 1707 में एक स्टेट एमपी का उठेगा, दैट इज़ भोपाल, 1707। सिंपल इसलिए क्योंकि भोपाल के जो फाउंडर हैं डीएमके, दैट इज नॉट द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, साउथ इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी, दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान एक अफगान मर्सिनरी हैं और इस इलाके के अंदर ऑलरेडी एक अपनी इलाका बना चुके हैं, और छोटे छोटे जो औरंगजेब के टाइम पे रिबेलियन हो रहे थे उनके अंदर ये साथ देते थे दूसरे राजाओं का, और भोपाल को अपना गढ़ बना चुके। तो ही डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस एट दैट टाइम 1707। अब मराठाओं को जैसे ही लगने लगा कि हाँ मुगल्स डाउन होने लगे हैं, तो बाय द टाइम 28 मुगल्स के ऊपर अटैक चालू होंगे मराठास के, और मराठास अपना असर्टन करने लगेंगे। तो पवार्स को दिया जाएगा टेरिटरी को, धार के पवार एंड देवास के पवार्स। इसके बाद में इनको काउंटर बैलेंस करने के लिए सिंधियाज और होलकर्स को टेरिटरी दी जाएगी, और वहाँ से हमारे नए स्टेट्स निकलेंगे जो एमपी की स्टेट्स हैं। सो आई डोंट नो कि मेंस में ये लोग कितना डीप जाएंगे, बट 30 नंबर का क्वेश्चन है आपको, 5वां यूनिट है, एमपी की डायनास्टीज सबसे पहले तगड़ी करके रख लो। तो डायनास्टीज है तो डायनास्टीज के चार्ट एटलीस्ट निकाल के रख लो, और उसके बाद धीरे धीरे ग्रो करो एक एक लेवल के ऊपर। सोसाइटी सेम रहेगी, सोसाइटी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इकोनॉमी भी सेम है, कोई ख़ास एम्फेसिस नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम पीरियड इन लोगों का नहीं रहा जहाँ ये लोग अपने आप में राज कर सकें, एक दूसरे से लड़ते रहे। सो उसको मैं बाद में लूँगा, बाद में इन द सेंस कि आई वांट टू मेक अ कम्प्रीहेंसिव स्टेटमेंट कि हाँ इतना सारा काम है हमारा। बट मीनवाइल यहाँ तक की हिस्ट्री हो गई। तो ये एक वो वाला पार्ट है जो जनरल हिस्ट्री का मेडिएवल कंपोनेंट है। इसके साथ में मुगल्स जब ख़त्म होंगे तो मराठास का एक पावर बनेगा। मराठास पहले पढ़ा दिया ना मैंने, क्यों उसमें मॉडर्न के टाइम पे मराठास लिया होगा मैंने, 100% लिया होगा। एंग्लो मराठा वॉर्स थी। अरे एंग्लो मराठा वीडियोस देखो पहले तुम, घुमा फिरा के फिर से पढ़ना चाहते हो और क्या, मतलब रिवीजन मैं ही कर रहा हूं तुम्हारे, और क्या खुद तो खड़ी करोगे। एनी क्वेश्चंस? अकबर मोस्ट प्रोबेबली कल नोट्स दे दूंगा तुम लोगों को, मोस्ट प्रोबेबली 70-80% मैंने काम कर दिया। आई वॉज वर्किंग ऑन, लास्ट मेरा काम चल रहा था म्यूजिक के ऊपर, सो लेट मी वर्क ऑन म्यूजिक। और आर्किटेक्चर मेरा बचा हुआ है, मुगल आर्किटेक्चर। मुगल के आर्किटेक्चर 2 हिस्सों में लूँगा मैं, बिकॉज आर्किटेक्चर बहुत बड़ा हिस्टोरिकल एविडेंस होता है, आर्किटेक्चरल एविडेंस। तो दिल्ली सल्तनत का भी आना ज़रूरी है, तो वो कल करके देता हूँ मैं, आर्किटेक्चर ऑफ सल्तनत एंड मुगल एंड ऑल दोज स्टफ ब्रीफ में। सो टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।